आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ वो मुद्दा काफ़ी हद तक सेंसिटिव है, बाय रीज़न कि आपको इंडिया के कई शहरों में, गाँव में और कस्बों में आपको वो मिल जाएगा। उसका नाम है एनजीओ। वही एनजीओ जिसमें इंडिया के कई बच्चे भेजे जाते हैं वर्क के लिए, वर्कशॉप के लिए, या तो फिर एजुकेशन के लिए, या फिर रहने के लिए, क्योंकि गरीबी की वजह से। लेकिन हम एनजीओ के बारे में बात करें उससे पहले हम आपको एक वो समय याद दिलाते हैं जब इंडिया में कोविड आया था। कोविड के दौरान इंडिया में लॉकडाउन लग गया था। ऐसी स्थिति में, ऐसी क्राइसिस में एनजीओज़ ने काफ़ी हेल्प करी थी। फूड सप्लाई से लेकर के माइग्रेंट को उनके घर तक पहुंचाने का भी काम एनजीओ ने किया था। ऐसे काम को केयर एनजीओ ने काफ़ी हद तक किया था। वहीं केयर एनजीओ ने फ्रंट लाइन वर्कर को पीपीई किट भी प्रोवाइड कराई थी। आपको वो भी पता होगा कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाने के बाद में जब सारी एजुकेशन ऑनलाइन कर दी गई थी, ऐसे में सलाम इंडिया ने कई एनजीओ ने हेल्प करी थी एजुकेशन के मदद करने के लिए। ये कोई पहली बार नहीं है, एनजीओज़ ने ऐसा कई बार इंडिया में किया है, इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करी है। बट ये सिर्फ 20% पार्ट है एनजीओज़ का। 80% पार्ट हमेशा छिपाया जाता है। उसका भी रीज़न है और उसका रीज़न काफ़ी शॉकिंग है। अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी, वो एक टोरंटो बेस्ड इंडियन पर्सन की थी। उसने पोस्ट किया था कि मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया दिल्ली की किसी एनजीओ से और उनको अपने बच्चे के लिए कीमोथेरेपी के लिए डोनेशन चाहिए था। एंड देन तुरंत एनजीओ के थ्रू ऑफिशियल डाटा, बच्चे की सारी रिपोर्ट्स भेज दी जाती हैं उस पर्सन को। अब वो पर्सन डॉक्टर से सब कुछ वेरीफाई करवाता है और एक्चुअल में सब कुछ सही था, उसमें कोई कहीं गलती नहीं थी। लेकिन एनजीओ से एक फ़ॉल्ट हो जाती है। फ़ॉल्ट ये थी कि जिस बच्चे की फुटेज यूज़ करी गई थी उसको भेजने में वो किसी वेबसाइट से ली गई एक नॉर्मल फुटेज थी। जब उसकी डिटेल एनजीओ के बच्चे से मैच कराई गई तो कुछ भी रियल नहीं था, सब कुछ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इंडिया में ऐसे हज़ारों की संख्या में एनजीओज़ पे मामले हैं जो, और ये अभी भी इंडिया में हो रहा है एक बड़े स्तर पे। आपको हैरानी अब होगी कि मेडिकल सेंटर हो, विमेन वेलफेयर केयर हो, वृद्धा आश्रम हो, ऑर्फन्स हो, या फिर एजुकेशन सिस्टम हो, वहाँ पर भी डोनेशन और चैरिटी के नाम पर इलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। इसमें इंडिया के काफ़ी पावरफुल लोग भी शामिल हैं। एक रोटी खाने को देता था, सुबह और शाम दाल रोटी एक ही देता था। बस 2 रोटी और 3 रोटी मांगता था तो बहुत तेज मारता था। हाथ पाँव पूरा बांध दिया, सेलोटेप चेहरा पे लगा दिया। उसका पूरा मेरा गलत काम किया। उसका बाद पूरा बेहोश हो गया तो बोरा में बांधा, उसका बाद नदी में फेंक दिया। 8 children are missing every hour in India and half of them are never found. They are never traced back. अभी कुछ टाइम पहले राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी फंडिंग पर FCRA एक्ट के तहत बैन कर दिया गया, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस फाउंडेशन को मिलता था उस पर बैन लगा दिया गया, जिसकी हेड सोनिया गांधी हैं। यही नहीं, इनके 2 ट्रस्ट और भी हैं जिन पर बैन लगाया गया, जिसमें से है राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जिसकी को फाउंडर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं। यही नहीं, 2005 में एक एलिगेशन इस पर लगाया गया था कि जो ट्रस्ट है उस पर चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ से जो उसकी एम्बेसी है वहाँ से फंडिंग की जा रही है और इस फंड का यूज़ इंडिया के एंटी नेशनल मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। वहीं ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर कई आरोप भी लगाए थे, जिन पर जो एंगल आ रहा था वो मनी लॉन्ड्रिंग का आ रहा था। और उस समय 2005 में जो सरकार थी वो इन्हीं की थी, इसलिए वो मुद्दा दब गया था। 2020 में इनकी ये चैरिटी पर बैन लगा दिया गया। इसके साथ अभी 2021 और 2024 के बीच एक नया ट्रेंड आप अपने यूट्यूब, अपने फेसबुक, अपने इंस्टा पे देख सकते हैं। वो है एनजीओ का चलना, जिससे आपका सामना कई बार हुआ होगा, जिसमें एनजीओज़ के नाम पर फेक वेबसाइट बनती हैं, जिसमें ज़्यादातर डॉग्स के नाम पर बुजुर्ग और अपंग लोगों की हेल्प करने से रिलेटेड होती है। इसके नाम से फेसबुक, इंस्टा पर एक पेज बनाया जाता है और फिर उसे पूरे इंडिया में एक ऐड चलाया जाता है, उसके अंडर सर्कुलेट करा दिया जाता है और फिर यहाँ से ये कहानी शुरू हो जाती है डोनेशन और चैरिटी की। इनमें से जो मेन है वो है चाइल्ड रिलेटेड एनजीओज़,
यहाँ पर बच्चे से कहा जाता है कि जब कोई फॉरेनर आए तो उनके सामने बड़े सलीके से, बड़े अदब से पेश आएँ। ऐसे में आपको एनजीओ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी है। बाई चांस अगर किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया तो उसे बुरी तरीके से पीटा जाएगा, और ये सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं। अब इन एनजीओज़ के लिए जो बच्चे हैं वो सिर्फ मनी मेंटेनिंग अपॉर्चुनिटी बनकर ही रह गए हैं। अब ये कोई रैंडम मामला नहीं है जो हमारे सामने आ गया, बल्कि एक वेल प्लान्ड बिजनेस है जो इंडिया में बड़े स्तर पर ग्रो कर रहा है। इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। शोविंग पुअर किड्स पहला, दूसरा है फेक पॉपुलेशन और पुअरिटी। अब जो पहला है वो एक तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग बन गया है। गवर्नमेंट जानती है पर ये इस पर कुछ नहीं कर सकती, अगर चाहे तो भी। बाई रीज़न आप यूपी के ही किसी ऑर्फनेज का आप बात कर लीजिए, जो घर घर जाती है, स्पेशली पुअर घरों में जाती है। वहाँ उनके माँ बाप से कहती है कि आप अपने बच्चों को हमारे एनजीओज़ में भेजो, जहाँ उन्हें एजुकेशन दी जाएगी, खाना दिया जाएगा, कपड़ा दिया जाएगा, रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, और जब वो काफ़ी समय बाद वापस घर आएंगे तो एक वेल बीइंग इंसान बनकर आएंगे। अब ऐसी बातें सुनकर एक गरीब इंसान के लिए क्या होता है, वो मान जाते हैं, और 100 में से 70% फैमिली ये मान जाती है। फिर इन बच्चों को ले जा कर के एक छोटे से गांव में, एक छोटे से घर में डाल दिया जाता है। उनको फॉरेनर के सामने पेश किया जाता है लुक लाइक अ गरीबी, लाचारी, बीमारी और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। ऐसे में उन्हें डोनेशन और चैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये एक तरह का टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन गया है। यही नहीं, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा आया कोविड के बाद, जिसमें 73.5% ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ा हुआ है, और इंडिया विश्व के सबसे डेंजर कंट्री में शामिल है जो ट्रैफिकिंग में है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। इंडिया के कई स्टेट में, जैसे कि राजस्थान, बिहार, केरला, झारखंड और छत्तीसगढ़ कि कुछ गांव में ह्यूमन ट्रैफिकर को भगवान माना जाता है। बाय रीज़न उन्हें ये लगता है कि ये कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, उनके बच्चों की ग्रोथ कर रहे हैं। हर साल इंडिया में 10 दिन में 8 बच्चे गायब हो रहे हैं। मतलब ये कि ये एक तरह का सिस्टम बन गया है। आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो अब्दुल है, ये एक ह्यूमन ट्रैफिकर है। इसका कहना है कि मैं किसी बच्चे को चोरी नहीं करता, किडनैप नहीं करता, बल्कि उनके माँ बाप खुद बच्चे को हमें दे देते हैं। सर छोटे तो हैं पर क्या करें, इसका मम्मी पापा खुद यहाँ छोड़ने के लिए आते हैं। गांव में गरीबी है। अब आपको लेके चलते हैं एनजीओ के सेकंड वर्क की तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इसमें कहानी है 2 माँओं की, एक वो माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया और दूसरी वो माँ जिसने बच्चे को गोद लिया। एनजीओ का जो सीधा संबंध होता है वो होता है महिला हॉस्पिटल से, यानी कि एक तरह का एनजीओ और हॉस्पिटल्स के बीच में टाई अप होता है। अब इस क्राइम को समझने के लिए आपको एक केस जानना ज़रूरी है, वो है द्वारिका के एनजीओ राष्ट्रीय जनहित संस्थान का। खास बात ये है कि ये ओपन है। ये संस्थान कपल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लड़का चाहिए या लड़की, जेंडर डिसाइड करते हैं, एंड देन उसका कलर कैसा हो, उसका फेस कैसा हो, उसके हेयर कैसे हो, ये भी डिसाइड करते हैं। अब जब ऐसा बच्चा मिल जाता है तो उस मदर को प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। वो जो माँ जिसे बच्चा चाहिए होता है उसे उस हॉस्पिटल में, टाई अप हॉस्पिटल में 1 दिन पहले एडमिट किया जाता है। अगर बच्चा मिल गया तो ठीक, नहीं तो हॉस्पिटल से कहा जाता है कि वो बच्चा प्रोवाइड कराएं। ऐसे में टाई अप हुए सभी हॉस्पिटल्स में ये बात सर्कुलेट करा दी जाती है। बच्चा मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो थर्ड स्टेप ये आजमाते हैं, जिसमें जो लेडी उस समय हॉस्पिटल में किसी बच्चे को डिलीवर करती है उसके पेरेंट्स को ये कहा जाता है कि आपका बच्चा मरा हुआ है। ऐसे में मॉर्चरी से उन्हें एक नया बच्चा ला करके सौंप दिया जाता है, और जो बच्चा उनका होता है वो उन पेरेंट्स को दे दिया जाता है जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं। और ये बात यहाँ नहीं रुकती है, हद तो तब है जिस मदर को वो बच्चा प्रोवाइड कराया जाता है, उस मदर और उस बच्चे के बीच में एक कनेक्शन बनाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं। और यहाँ पर जो लड़कियों की कीमत होती है वो होती है 4.5 लाख और बॉयज़ की
5 लाख। जब इस संस्थान पर रेड पड़ी तो 10 नर्सिंग होम से इनका टाई अप था और इन्होंने 30 बच्चों को सेल भी कर दिया था, वो भी दिल्ली एनसीआर में। और 75 कपल्स के साथ में इनका फ्यूचर में ये बच्चे प्रोवाइड कराने वाले थे। अभी रिसेंटली झारखंड में मदर टेरेसा एनजीओ में छापा पड़ा था, जिसमें 2 से 3 लाख के बच्चे सेल किए गए थे, जिसमें 2 से 3 बेबीज़ थे जो बेबी बॉय थे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल पास किया जिसमें इमीडिएटली सभी एनजीओज़ को जो अनरजिस्टर्ड हैं उन्हें बैन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग में एक बड़ा हिस्सा एनजीओ का बन रहा है। इन एनजीओ की जो स्टोरी है यहाँ नहीं रुकती। मेडिकल केयर हेल्प सेंटर आपने सुना होगा, आपके आसपास भी होंगे, ये भी ह्यूमन हेल्थ के नाम पर पैसा कमा रहे हैं। चेन्नई की एक एनजीओ ने बताया कि हमें पर ईयर 2 लाख किडनी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम 2 से 3% लोगों की ही हेल्प कर पा रहे हैं, जिसके कारण ऑर्गन ट्रैफिकिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और कई सारे एनजीओज़ ने इसके बेसिस पे अब उन्होंने बिजनेस भी ओपन कर लिया है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल एंड ये अभी भी ओपन है। यहाँ पर हैंडीकैप, मेंटल डिस्टर्ब ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट करने का दावा किया जाता है। पर एक चीज़ और है, यहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं, कई बार उनका कहना है कि यहाँ से ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग होती है। यहाँ पर कई लोगों को मार दिया जाता है, फिर उनकी बॉडी के पार्ट्स को निकाल करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। यही नहीं, इनका फ्रॉड साइड बिजनेस भी चल रहा है। कुछ साल पहले नोएडा के वी केयर फाउंडेशन में पता चला कि वहाँ की जो 2nd फ्लोर की बिल्डिंग है वहाँ पे एक कॉल सेंटर चल रहा है। नीचे एनजीओ है, ऊपर कॉल सेंटर है, जहाँ जॉब्स के लिए लोगों को कॉल किया जाता है। ऐसे में उनसे कहा जाता है कि आप 70 से 80 हज़ार रुपये इनिशियली पेमेंट हमें दे दीजिए, हम आपकी जॉब जो है प्रोवाइड करा देंगे। जब मैनिपुलेट कर लेते हैं और अपना पैसा उन्हें मिल जाता है, उसके बाद है कि ऑब्वियस सी बात है वो कॉल को कट ऑफ कर देंगे। और ऐसे लोगों से आपका भी सामना हुआ होगा। अभी हाल ही में यहाँ पर जब रेड पड़ी तो 20 लाख रुपए बरामद हुए और 13 लोगों को अरेस्ट किया गया। थर्ड टाइप है एनजीओ का विमेन वेलफेयर ऑफ डेवलपमेंट। शॉकिंग यहाँ ये है कि 90% एनजीओ यहाँ फेक हैं। अब इसके भी 2 टाइप होते हैं, फेक मैरिज और फेक वर्कशॉप। अब बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जहां गायत्री समाज जैसे एनजीओ पर जब छापा पड़ा तो 11 लोगों को अरेस्ट किया गया था। यहाँ पर यह होता था कि लड़कियों से शादी करके उन्हें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में लाया जाता था। फिर उनके सो कॉल्ड हस्बैंड या तो उन्हें बेच देते थे या फिर उन्हें इलीगल वर्क में ढकेला जाता था, जैसे कि ड्रग सप्लाई करना, प्रोस्टिट्यूशन करना, या फिर उन्हें जगह जगह पर जो स्टेशंस होते थे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब बेसिकली जो मैरिज होती थी वो टोटली फेक होती थी। ये सिस्टम इस तरीके से चलता था कि एनजीओ के कुछ लोग जो है कुछ लड़कों को शहरों से गांव लाते थे जो वेल बीइंग दिखते हों। अब उन्हें गांव लाकर लड़कियों की से शादी करा दी जाती थी और देन ये इलीगल वर्क होता था। अब इसमें ये इजी इसलिए है बिकॉज फैमिली पुअर होने के कारण कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते थे। अब आपको लेके चलते हैं विमेन वेलफेयर के 2nd फेज यानी वर्कशॉप की तरफ। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके गाँव में, आपके ही शहर में कई एनजीओज होंगे जहाँ पर महिलाएं काम करने के लिए जाती हैं, जिनके बदले में उन्हें अच्छा खासा अमाउंट भी दिया जाता है। लेकिन उन महिलाओं से ये कहा जाता है कि अगर आप हमारे साथ हमारे बड़े ब्रांच में चलो तो आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। ऐसे में काफ़ी महिलाएं चली जाती हैं जिनके साथ रियलिटी उनके सामने तब आती है, जिनमें उन्हें या तो प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है या फिर उनके साथ भीख मंगवाई जाती है। वो भी एक प्रोसेस है जिसमें अपाहिज बच्चों को उनके साथ लगा दिया जाता है। और कई सर्वे में पाया गया है कि ये बच्चे अपाहिज नहीं होते हैं, एक्चुअल में उन्हें भीख मांगने के लिए अपाहिज किया जाता है। महाराष्ट्र के वसाई में ऐसा पूरा गैंग पकड़ा गया था। अभी ये जल्दी की बात है, अभी एक और सर्वे हुआ था इंडिया में, डोर टू डोर सर्वे, जिसमें नॉर्थ इंडिया के 85 विलेजेस को देखा गया था कि 1352 शादियाँ एक्चुअल में औरतों को खरीद कर की गई थी। हाल ही में सीबीआई ने एक रिपोर्ट पेश करी जिसमें 6 मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के ऑफिशियल्स एसोसिएट जो है
बेसिकली वो एनजीओज़ को गलत तरीके से लाइसेंस को रिन्यूअल करा रहे थे, बदले में उन्हें अच्छा खासा कमीशन मिल रहा था। अब मैं क्या ही कहूँ, ये सारी चीज़ें सुनने और देखने के बाद किसी भी एनजीओ पर जो सही है वो भी उस पर बिलीव करना आसान नहीं होगा। पर मैं अब भी कहूँगी कि कोई भी चीज़ 100% राइट या रॉन्ग नहीं होती है। अभी भी कुछ एनजीओ हैं जो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे एनजीओ के बारे में पता लगाना है तो सबसे पहले उस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर ले, उसको भारत सरकार के एनजीओज़ दर्पण पोर्टल पर जा करके वेरीफाई करें उस नंबर को, और वहाँ पर आपको बैन एनजीओज़ की भी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई घटना, किसी नई स्टोरी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।